सामने की प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ। महकमा रेलवे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट ने चंद ऐसे इंकशाफात किए हैं जिसने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी और बिलखुसूस साबिक वज़ीर रेलवे के बयानात और दावों की कलई को खोल कर रख दिया है। अगर हम इस 5 साल रिपोर्ट की कारकर्दगी का जायजा लें जो कि गुज़िश्ता 2015 से 2020 के आदाद-ओ-शुमार पर मुश्तमिल है, तो इस इदारे के असासों में इजाफे के बजाय मुसलसल कमी देखने को मिली है। ताहम वज़रा पर तनकीद एक तरफ, लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि इस महकमे को मजीद तबाही से बचाया कैसे जाए। प्रोग्राम का आज का पहला सेगमेंट इसी बारे में होगा। फिर दूसरा ये कि आज वज़ीर आला की मौमिन खुसूसी बरा इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स टैंपर करने वालों के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला किया है। इल्जामात तो पहले भी लगते रहे कि रिपोर्ट्स टैंपरिंग की गई, अब बोर्ड की तरफ से कुछ ना कुछ बताया जाता रहा, लेकिन प्रैक्टिकली कोई कार्रवाई हमने होती हुई देखी ना थी। लेकिन क्या इस बार अपने कहो को पूरा करने में हुकूमत पंजाब संजीदा है? इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर में बात IPPs और हुकूमत के दरमियान तय पाए जाने वाले मुआहदे की, क्या इसके समरात बराह रास्त आवाम तक पहुंच पाएंगे और बिजली सस्ती हो सकेगी? इसमें बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार नासिर बेग चौथाई साहब। NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जलाल साहब, थैंक यू जॉइनिंग अस। सहाफ़ी तजज़ियाकार अंबर शमसी साहिबा भी हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगी। अंबर, थैंक यू जॉइनिंग अस। तजज़ियाकार जुनैरा आज़िज़ साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं और साथ ही साथ तजज़ियाकार ज़ैगम खान साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन आदाद-ओ-शुमार के हवाले से जो कि जारी किए गए और पाकिस्तान रेलवे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट में बताया गया कि महकमे के असासों में पिछले 5 सालों के दौरान कहां पर कमी वाक़ई हुई। अगर हम पिछले 5 बरस का रिकॉर्ड देखें तो वहां पर जो रेलवे के इंजन की तादाद थी वो 484 यानी कि 484 थी, जो अब कम होकर 472 रहेगी। मुसाफिर कोचेस 511 थी, कम होकर 378 रहेगी। इसके अलावा भी मजीद डेटा मौजूद है जो कि आगे चल के प्रोग्राम में मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हमारे वजीर साहब कुछ और तस्वीर दिखा रहे थे, बहुत सारे ऐलानात उन्होंने किए, लेकिन अमली तौर पर अगर कुछ होता तो शायद वो उस रिपोर्ट में मेंशन कर दिया जाता। नासिर बेग चौथाई साहब, ये फरमाइएगा जिस किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं, इनको मद्देनजर अगर हम रखें तो इस सिलसिले को रोका कैसे जा सकता है? देखिए, इसका तो शिजरा बनाना पड़ेगा ना आपको। NBC सॉरी नासिर बेग चौथाई साहब, मैं आपको सुनने से कासिर हूं। मैं दूसरे सवाल की तरफ आपके साथ जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये बताइएगा, ये जितने इंकशाफात सामने आए हैं, बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा था कि रेलवे का महकमा तरक्की कर रहा है, लेकिन जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए वो बेहतर तो है नहीं, तो फिर इस सिलसिले को रोका कैसे जाए? देखिए, रोकने का तो सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम अगर हमारे यहाँ हो और परफॉर्मेंस ऑडिट्स हो और पता चले कि कहाँ से हमने शुरू किया, कहाँ पहुंचे, कितने पैसे लिए, कहाँ गए, कैसे खर्च हुए। वो तो आज तक किसी भी हुकूमत ने जवाब देने की, ना किसी सवाल पूछा है, ना ही जवाब देने की किसी ने कोशिश की है। हम ये ऐलानात सुनते रहे हैं, इस हुकूमत के भी, पिछले हुकूमत के भी, उससे पिछले हुकूमत के भी। लेकिन जो महकमा किसी ज़माने में पाकिस्तान के लिए एक फ्लैगशिप हुआ था ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे वो माल बरदार का हो या अपने पैसेंजर सर्विसेज का हो, तो उस जमाने, जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, ये टाइम कोई ट्रेन का आपको मसला नहीं बनता था। अब तो हालात ये है कि आपको समझ नहीं आ रही कि रेलवे में आप जाएं भी या ना जाएं। और रेलवे को जो हम जिस तरीके से हमने गुज़िश्ता कुछ दिहाइयों से आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ती जा रही है हमारी रेलवे बजाय फैलने के, तो ये तो जब तक आप इसका बाकायदा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नहीं होगा, आप बैठ के सारे आदाद-ओ-शुमार पहले दिन से लेके आज तक सामने लेके आएंगे और जो हमें सब बाग दिखाते रहे हैं लोग, उनको सामने ला के कोई पूछेगा नहीं इनसे, तो हालात यही होंगे। तो अब तो मेरा नहीं ख्याल कि रेलवे को भी आप स्टील मिल की तरह इसको हमने बिठा दिया है, इसको दोबारा खड़ा करने के लिए कितनी एफर्ट लगेगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं इस बारे में कोई ज़्यादा जानता नहीं। लेकिन मुझे ये मालूम है कि जो ML1 हम बना रहे हैं, जिसपे 6-6.5 अरब रुपया खर्च करने का, हमारा डॉलर खर्च करने का प्रोग्राम है, वो भी बन गई। और ये रेलवे यहाँ तक इस हालत में रही तो वो किस काम की आएगी हमारे? तो वहां तक जाने के लिए यहाँ से जब शुरू करेंगे, तो जब तक आप ये पुराना मलबा साफ नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा और आप इसको सही तरीके से दुनिया के सामने लेकर नहीं आएंगे, तो फिर आपका काम नहीं चलेगा ये। वरना जिस तरीके से हमारे रेलवे ये डूबती जा रही है और अब इस तरह डूबती रहेगी। और इसी दिन हमें ये पता लगा कि ज़माने में मशहूर था कि इंजन को एक वज़ीर साहब खा गए हैं,
पूरी ट्रेन, पूरी रेलवे ही खा गए हम लोग शायद। आप कह रहे कि ऑडिट रिपोर्ट जब तक नहीं आती मंजर यहाँ पर देखा नहीं जाता कि कहाँ पे लूप होल्स हैं, तब तक ये नहीं कोई प्लानिंग की जा सकती कि मजीद बेहतरी की तरफ कैसे जाया जा सकता है। जी ठीक है। अब जुनेरा, इसी सवाल के साथ आपके पास भी आऊंगी। मैंने पहले भी बताया कि पहले बताया गया कि 484 थी हमारे पास इंजन की तादाद, कम होकर 472 रह गए। हमारे पास मुसाफिर कोचेस 511 थी, कम होकर 378 रह गई। गुड्स वैगन हमारे पास 16,843 थी, कम होकर 14,327 रह गई। तो एक तवील फहरिस्त है जहां पर इजाफा कहीं देखने को नहीं मिला, ताहम कमी जरूर देखने को आई है। एक तो यही कि बैलेंस शीट सामने हो और कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट सामने हो तो आई कैन कमेंट बेटर, बट ये चीज़ हकीकत है कि जितनी भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ हैं पाकिस्तान में, स्टील मिल है, PIA है, रेलवेज़, तकरीबन सारे खसारे में ही जा रहे हैं। और जो इनकी एक ग्लोरी थी 60s 70s में कि आपने फिर वहाँ से अपने मॉडल के लिहाज से दुनिया के बाकी मुल्कों को उनके नेटवर्क ट्रेन करके दिए, वहाँ से जो डिके स्टार्ट हुआ है वो क्यों शुरू हुआ और अभी तक की जो कहानी है, एक तो वो सारी समझ नहीं, उसके ऊपर कोई सीरियस लोग बैठे, कोई पॉलिसी मेकर्स जिनकी कोई रिट भी हो वो इसे डिस्कस करें और देखें कि क्या हो रहा है असल में इसमें। या तो हम ये सुनते हैं कि जी रेलवे इज़ अ हेवन नाउ, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। अब वो ज़बरदस्त की भी एक्सप्लेनेशन हम तक नहीं पहुंचती कि वो रिपोर्ट्स क्या हैं जिनकी बेस पे आप कह रही हैं कि इट्स वर्किंग रियली वेल। और जब हम ये सुनते हैं कि ख़राबी है तो ख़राबी में फिर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो एसेट्स हैं वो ये लोग बेच के अपने एक्सपेंडिचर को पूरा कर रहे हैं या वैसे करप्शन हो रही है, वो चीज़ें बिकती जा रही हैं। सो इट नीड्स अ वेरी थॉरो डिबेट। प्रॉब्लम ये है कि लेजिस्लेशन के लेवल पे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में क्या बातचीत होती है, वी डोंट नो। अगर वहाँ बातचीत होती है तो उसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग वो किस तरह कोलैबोरेट करती है और फिर नीचे वो इम्प्लीमेंट कैसे होती है, वी डोंट नो। सो जब इतनी बड़ी एंटरप्राइज है पब्लिक सेक्टर की, आपको उसका पता ही नहीं है कि हाउ इट इज़ वर्किंग, तो हम तो सिर्फ रिपोर्ट्स देख के यही कह सकते हैं कि भाई कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि ये जो एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बन गया है कि जी पब्लिक सेक्टर कामयाब हो ही नहीं सकता, बहुत कामयाब मॉडल्स हैं दुनिया में। इंग्लैंड का जो अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और बहुत वो लोग उसमें से फ़ायदा उठा रहे हैं, गवर्नमेंट को बड़ा फ़ायदा हो रहा है, गवर्नमेंट अर्न कर रही है। इसी तरह उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ओवरऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। सो एग्जाम्पल्स हैं, बट हमारे लेजिस्लेटर्स और हमारे नीचे के लेवल पे के लोग कितना बैठ के कोलैबोरेट करते हैं और कितना सीरियस इसको लिया जाता है, वी डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव दैट। अंबर, आपके नज़दीक कुछ बेहतरी हुई पिछले 2.5 साल दौर के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की, और फिर बाकी के भी हम जरा 2.5 साल मिला लें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, तो ये ओवरऑल 5 साल बन जाते हैं। तो लेकिन जो पिछले 2.5 साल हैं उसमें भी हमने देखा कि बहुत कुछ ऐलानात और दावे किए गए शेख रशीद साहब की तरफ से, लेकिन वो कुछ रिपोर्ट में नज़र नहीं आ रहे कहीं पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, शेख रशीद साहब हमें पता है कि वो सियासी हैं, वो उनके जो ऐलानात होते हैं, बयानात होते हैं, वो सियासत पे ज़्यादा होते हैं, रेलवेज पे कम होते हैं, और अब तो वैसे भी वो इंटीरियर मिनिस्टर बन गए हैं। अब इतनी बार रेलवे के वजीर बनने के बाद उनको एक और बड़ी वजारत मिल गई है। लेकिन इसमें आप देखें कि हम ये सिर्फ 5 साल की बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है जो दीगर में जो तज्जियाकार हैं वो भी कह रहे हैं कि ये तो बहुत पुराना मामला है। जो सबसे ज्यादा एक जो आमदनी बताया जाता है, जो माहिरीन है रेलवे के, वो कहते हैं कि जो माल बरदार गाड़ियां होती हैं वहाँ आमदनी ज्यादा मिलती है बजाय के जो मुसाफिर आपको वहां से किराया मिलता है उससे। अब आप ये देखिए, अब हम सिर्फ अगर पिछले 2-2.5 साल की बात करें, हादसात बहुत सारे हुए, उनके नुकसानात जो हैं उसका अंदाजा नहीं लगाया गया कि ये नुकसान रेलवे को कितना बड़ा है। और मैं ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो दिसंबर 2020 में सबमिट हुई थी उसके हवाले से बात कर रही हूँ। उसमें इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि हादसात का, नुकसानात का अंदाजा नहीं लगाया गया। फिर दूसरी बात, एक और मामला जो इसी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सामने आई है कि आप 2018-2019 के जो माली साल था उसमें सिर्फ तकरीबन 45 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। और वजह ये भी बताई गई है कि इसमें जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, इसमें हालांकि आप देखिए कि कंपैरेटर पाकिस्तान रेलवेज का तो कहीं भी नहीं है ना, कोई प्राइवेट तो उस तरह से नहीं चल रहा, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि रिफर्बिश की जाती है कैरेजेस, आपको नई नई दिखाया जाता है कि सहूलियात जो हैं मुसाफिरों के लिए बेहतर हुई हैं, लेकिन साथ साथ हम ये नहीं देख पाते कि ये इसमें आमदनी कितनी आ रही है, खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है। अब
ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि इसमें कर्जों में भी इजाफा हुआ है। इसी जो माली साल की मैं बात कर रही हूँ 2018-2019, उसमें तकरीबन 16%, और इसके अलावा नुकसानात में इजाफा होता जा रहा है। तो अब नए रेलवे के वजीर आए आजम सवाती, वो भी बात यही कर रहे थे और बाद में उन्होंने रद्द भी किया था, लेकिन ही डिड से इंडीड दैट जरूरत है कि शायद पाकिस्तान स्टील्स की तरह इसका कुछ किया जाए। ML1 जो है वो एक अहम प्रोजेक्ट है, लेकिन उसको भी पाए तकमील तक पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा। सो फिलहाल हमें पीसमील पता चल रहा है कि क्या हालात हैं, कोई बाकी वाज़े तौर पर और कॉम्प्रिहेंसिव इस वक्त एक ऑडिट और पॉलिसी सामने नजर नहीं आ रही। ज़ख़म साहब, ऑडिट नहीं किया जा रहा बेहतर तरीके से, पॉलिसी कोई सामने नज़र नहीं आ रही, फिर ऐसा क्या किया जाए? वाकई जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ, दीगर मामला की तरफ हम जाते हैं, रेलवे के बारे में भी सोच लिया जाए? दरियाब, अगर बयानात से रेलवे ठीक होती तो इस वक्त पाकिस्तान रेलवे के इंजन हवा में उड़ रहे होते। शेख रशीद साहब के बाहर जाने से पहले आपने बताया किस तरह लोकोमोटिव्स, कोचेज़ और फ्रेट व्हीकल सब कम हुए हैं, और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात ये हुई है कि सिर्फ एक साल में 35 अरब रुपए से जो घाटा था वो 46 अरब रुपए तक जा पहुँचा है। 11 अरब रुपए रेलवे ने ज़्यादा खसारा किया है एक साल के अंदर। ये डिक्लाइन 40 साल पर मुहित है। 80 की दहाई में ज़ियाउल हक साहब ने सबसे पहले टोका चलाया। जब उन्होंने NLC बनाई, उससे पहले रेलवे का जो फ्रेट था, यानी जो माल बर्दारी है, उससे रेलवे की आमदनी 40% थी। 60% जो थी वो मुसाफिरों से रेलवे कमाती थी। और ज़ियाउल हक साहब के दौर में यह गिरकर फ्रेट का हिस्सा सिर्फ 25% हो गया। रेलवे 25% फ्रेट से कमाने लगी, 75% जो है वो टिकटों से कमाने का मामला हो गया। 1990 की दहाई तक भी पाकिस्तान कोचेस बना के एक्सपोर्ट करता था। बांग्लादेश, श्रीलंका, बहुत से थर्ड वर्ल्ड के मुल्क पाकिस्तान से मंगवाते थे। ये कैरेज फैक्ट्री का जो दुकान थी ये भी बंद हो गई, चोरी चकारी बढ़ती गई, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, सियासी भर्तियों का एक तूफ़ान था। कौन सा वज़ीर है रेलवे का जिस पर ये इल्ज़ाम नहीं है कि उसने अपनी आधी कॉन्स्टिट्यूंसी रेलवे में भर्ती नहीं कर दी? शेख रशीद साहब तक पे, इससे पहले भी तमाम पे, हमारे साबिका वज़ीर आज़म पर भी ये इल्ज़ाम आया, गिलानी साहब पे, और शेख रशीद तक सब पे ये इल्ज़ाम है। देखिए, रेलवे को रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर रिफ़ॉर्म की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान की ट्रेनें 50-60 किलोमीटर फ़ी घंटा पे चलती हैं, कम से कम 160 किलोमीटर पे चलनी चाहिए। आजकल तो रेलवे में 200-300 किलोमीटर आम स्पीड है। उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रिफ़ॉर्म करना होगा हर तरह का। दूसरी बात है इंस्टीट्यूशनल रिफ़ॉर्म। हर इंस्टीट्यूशन की तरह रेलवे का इंस्टीट्यूशन बहुत डिके में चला गया है। हालात यहाँ पे हैं कि इस वक्त रेलवे की जो तनख्वाह है वो 28 अरब रुपए है, और रेलवे की जो सालाना पेंशन है वो 31 अरब रुपए है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि रेलवे की जो माली सिचुएशन है, जो फिस्कल मामलात हैं, वो कहाँ पर पहुँचे हैं। और इस वक्त जो बहुत ख़तरनाक मामला है, खुशी की बात भी है लेकिन ये बहुत ख़तरनाक बात भी है कि एक ऐसा इदारा जो इस हालत में है, उस इदारे के लिए आप $7 बिलियन से ज़्यादा उधार लेने लगे। 1100 अरब रुपए आप उधार लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाने लगे हैं, जबकि पिछला इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं संभाल सके, जबकि इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत बुरे हालत में है। तो इस वक्त अगर हमने ML1 बनाना है, जो बनाना चाहिए, रेलवे को मॉडर्नाइज करना चाहिए, तो हंगामी बुनियादों को रेलवे को एक अदारे के तौर पर रिफॉर्म करना चाहिए। सही। नासिर बिचुक्ता साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है। नासिर बिचुक्ता साहब, बहुत सारी यहाँ पर ऑप्शंस रखी हैं ज़ख़म खान साहब ने कि इन पर तजावीज़ पर अगर अमल कर लिया जाए तो इस इदारे को बेहतर किया जा सकता है। आपके पास ऐसी कौन सी तजावीज़ मौजूद हैं कि जिससे इस सिलसिले को रोका जाए नुकसान के? अच्छा, मेरा ख्याल है सब ने सब बात कर ली। हम उम्मीद तो वह बात करना चाहते हैं कि अगर हम मुल्क में गवर्नेंस का जो सिस्टम है उसको बेहतर कर लें, हम बुरी गवर्नेंस से दूर हो जाएं और थोड़ी सी अच्छी गवर्नेंस कर लें, निज़ाम को अच्छा कर लें, रिफॉर्म्स कर लें, और हम मतलब किसी के पीछे लठ लेकर ना दौड़ें, हम अपने सिस्टम में इस्लाहात पैदा करें, तो मेरा ख्याल है सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आने वाले वक्तों में 10-12 साल में, अभी मुझे 4-5 साल तक तो कुछ नज़र नहीं आता। अगर आज भी शुरू करें हम तो रेलवे के वही मसाइल हैं जो हमारे अपने मसाइल हैं, इस माशरे के मसाइल हैं, नाकिस पॉलिसी, मिसमैनेजमेंट, अक़रबा परवरी, चोरी, लीकेज, पटरियों का बेच दिया जाना। कैन यू इमेजिन कि रेलवे की पटरियाँ उठाकर बेच दी जाती हैं, गला दी जाती हैं और उनको गला के उनका सरिया वरिया बना के बाज़ार में बेच दिया जाता है, और फिर हमने कभी अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया। अगर कभी आप सफ़र करें, मैंने एक बार सफ़र किया है गुज़िश्ता 2 साल में, बच्चों की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान देखेंगे, तो उनको दिखाया पाकिस्तान हमने। हम कूड़े करकट के ढेर से निकले हैं ट्रेन के ज़रिए, हमारे दाएं तरफ कूड़ा, हमारे बाएं तरफ कूड़ा, तो बच्चों ने वो पाकिस्तान देखा। और फिर बोगियाँ ख़राब हैं, नाकिस बोगियाँ हैं, ट्रेन की पटरियाँ बाजरा गायब इस तरह हैं तो सही, आपको नज़र नहीं आ रही हैं। तो अब पड़ोसी मुल्क की आप मिसाल ले लें, वहाँ भी बहुत बड़ी करप्शन है। अरे करप्शन इसकी वजह नहीं होती, नाकिस पॉलिसी वजह होती है। वहाँ भी करप्शन है, लेकिन वहाँ तेज़ तरीन ट्रेन चल रही है इस वक्त जापान के बाद। उसके अलावा और भी उससे मसाइल हैं। 5 साल का अगर बताऊँ मैं आपको, तो 187 बिलियन का खसारा है रेलवे को, असेट्स में और दीगर तमाम उम्र अगर आप मिला लें। और शेख साहब तो आपको पता है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बातें करके आए थे कि मुनाफे में चली जाएगी और ये कमा के देगी। छोटी छोटी ट्रेनें चलाते रहे जिससे नुकसान हुआ। समरसट्टा से लेकर अगले स्टॉप तक ट्रेन चला दी, उससे नुकसान हुआ। ख़राब डब्बों को दोबारा रिनोवेट कर दिया। और लेटेस्ट मिसाल मैं आपको दूँ, आपको मैंने बताया भी था, सर्कुलर रेलवे के नाम पर चीट किया गया। एक जगह से दूसरी जगह सीधी एक ट्रेन चला दी गई कराची के अंदर, और कहा ये रेलवे ये सर्कुलर ट्रेन हो गई, और फिर वो बंद कर दी गई, क्योंकि उसमें अक्लमंदों ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। हमारे ऑफिस आमतौर से ऑफ होते हैं 5 बजे 6 बजे के करीब। जो लास्ट ट्रेन जा रही थी सिटी स्टेशन से, जहाँ पर तमाम बिजनेस सेंटर मौजूद है, वो 4 बजे जा रही थी, तो वो खाली जा रही थी। सुबह 7 बजे आ रही थी, खाली आ रही थी बीच। तो नाकिस पॉलिसियाँ जो हैं, बैड गवर्नेंस, इसकी बुनियाद है, और इसके लिए हुकूमत को भी सोचना होगा। ML1 आता रहेगा। 4 से 5 साल, बल्कि आपको आने वाले अगले 10 से 12 सालों में भी इस निज़ाम की बेहतरी की वजूहात जो हैं वो मेन उस पर रिपोर्ट कार्ड की सूरत में दिखाई नहीं दे रही। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पर बेहतरी की ज़रूरत है, जहाँ पर ऑडिट भी किया जाना चाहिए इस डिपार्टमेंट का, साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं वो भी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं वो भी होनी चाहिए। और ML1 की जो मनसूबे के हवाले से मंजूरी दे दी गई, अगर उस पर फिलफौर काम कर लिया जाए तो भी बेहतर है। ये जो 5 साल कारकर्दगी रिपोर्ट है, इसमें 2.5 साल कारकर्दगी PTI के दौरे हुकूमत की शामिल है, 2.5 साल कारकर्दगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शामिल है। लेकिन खान साहब आपका दौरे हुकूमत है, तो इस बारे में आप वज़रा से जो है उनकी कारकर्दगी के हवाले से सवाल निशान जो है वो उठाए जाएंगे और लगाए जाएंगे। आगे बढ़ते बात करते हैं पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, जिसने मियाँ साहब की, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुबैना तौर पर मेडिकल रिपोर्ट टेम्पर करने वालों के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुअव्विन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक़ावान साहिबा इस सिलसिले में क्या कह रही हैं और वो किस तरह से चाहते हैं कि इंक्वायरी की जाए, किन किन के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। यास्मीन राशिद साहबा किसी लैब को ना चलाती हैं और ना उनकी कोई लैब है। वो लैब की रिपोर्ट्स उनकी बेस पे अदालतों ने और हुकूमत ने उनकी सेहत का पैमाना फिक्स किया था कि वो लागर हो गए हैं, वो इतने बीमार हो गए हैं कि उनकी जान को शदीद ख़तरा है। तो लेबॉर्ट्री के अंदर जो सैंपल लाने वाले और फिर वो सैंपल को एनालाइज करके रिपोर्ट देने जो है, उनके हवाले से उनकी मंजी ठोकने की ज़रूरत पड़ गई है। बाकी चीज़ें जो है बाकी सारी जो है वो आपको पता है क्या जी। तो मसला ये नहीं है कि रिपोर्ट्स में लिखा क्या है, मसला ये है कि रिपोर्ट्स बनाई कैसे गई। इसके अलावा ये कि 11 माहिरीन ऐसे थे कि जिन पर मुश्तमिल एक बोर्ड तश्कील दिया गया था, और वो जो बोर्ड है उसके खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है। सैंपल के हवाले से कुछ शुकूक व शुबात है जिनका जिक्र फिरदौस आशिक़ावान साहबा की जानिब से किया गया। नासिर भाई चुक्का साहब फरमाइएगा, फिरदौस साहबा ने बयान तो दे दिया, इससे पहले भी बारहा कहा जाता रहा वज़रा की तरफ से कि टेम्परिंग तो हुई है, लेकिन ये बताइएगा संजीदगी भी है इंक्वायरी के करने के सिलसिले में? देखिए, शायद 2-3 महीने पहले हमने इसी मौजू पर बात की थी, और मैंने दरख्वास्त की थी प्राइम मिनिस्टर से, जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि टैंपर हुआ है,
कि शौकत खानम अस्पताल और सर्विसेज हॉस्पिटल और 4-5 जो और अस्पताल हैं, इन सब के स्टाफ को गिरफ़्तार किया जाए, यास्मीन राशिद को गिरफ़्तार किया जाए और उन सबसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। लाल किला शाही किला के तहखानों में जो होता रहा है हमारे यहाँ, हाँ ज़ख़म साहब को पता है, शाही किले के तहखानों में उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, वो नहीं हो पाया। आज फिरदौस आशिक आवान साहिबा जिस तरह बात करती रहती हैं, वो उनका स्टाइल है, वो कभी फुटबॉल को किक मार देती हैं, कुछ चोट लग जाती है पैर पर। आज वो यास्मीन राशिद को फुटबॉल समझ रही हैं और यास्मीन राशिद वो खातून है जिन्होंने पीटीआई के लिए इतना काम किया है कि कोई सोच नहीं सकता। इंतहाई शरीफुल नफ्स खातून हैं, डॉक्टर हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, उनको पता है। वो आज भी कह रही हैं कि हमने 5 लैब से टेस्ट कराए थे और सारे के सारे टेस्ट कोई जाली नहीं था। वो इस बात पे कायम है, अगरचे उनको पता है कि वो ये बात कहकर इस्लामाबाद में रहने वालों को खुश नहीं कर रही हैं, वो ये बात कहकर पंजाब में रहने वाले कुछ लोगों को खुश नहीं कर रही हैं, लेकिन उन्होंने आज भी कहा है कि वो अपनी बात पे कायम है कि ये टेस्ट दुरुस्त थे, वो बीमार थे और उतने ही बीमार थे जितने रिपोर्ट्स में कहा गया। मेरी बात कराची वाले कोई डॉक्टर से हुई है जिन्होंने मुआयना किया था, वो भी कहते हैं बिल्कुल सही बात है, हालात बहुत ख़राब थे, बहुत संजीदा थे और हमने उस वक्त की रिपोर्ट दी थी। उसके बाद क्या होता है हमें कुछ नहीं पता। तो मेरा ख्याल ये है कि इंक्वायरी करा लें, इंक्वायरी में कुछ निकलेगा नहीं और बेहतर ये है कि ये टैंपरिंग वैम्परिंग को छोड़ें, उनकी वापसी पर जोर दें। वापसी पे कोई जोर नहीं दे रहा है, फरवरी भी आ जाएगा, जनवरी ख़त्म हो जाएगा, जनवरी की डेडलाइन थी, ख़त्म हो रही है वो, तो वापस लाएंगे। मतलब आपकी लेकिन इंक्वायरी हो भी गई तो निकलेगा कुछ नहीं, मतलब ये कि फिर आपके नज़दीक ये पंजाब गवर्नमेंट इस सिलसिले में संजीदा ना हुई। अमर आपकी तरफ आऊँगी, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आज बयान दिया गया फिरदौस आशिक आवान साहिबा की जानिब से मियाँ साहब की रिपोर्ट टेम्परिंग का मामला, ये कैसे हो गया? पंजाब गवर्नमेंट वहाँ पर बैठी है, वज़ीर आला पीटीआई के हैं, नून लीग की तो पीटीआई की वज़ीर आला नहीं है वहाँ पे, फिर ये कैसे पॉसिबल हो गया? देखिए, इससे यही जाहिर होता है कि ये बात मियां नवाज शरीफ और उनकी सेहत और उनके हवाले से उन पर एतमाद की बात नहीं है। ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट है वो उनकी जो पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से है, क्योंकि वो बार बार इतनी बार ये मामला उठा, गुज़िश्ता साल जून में उठा, दोबारा से अगस्त में उठा, बार बार ये कहा गया। हमने देखा कि डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं उन्होंने भी बहुत अपनी थियरी सामने ला के रखी थी, फवाद चौधरी साहब ने भी बात की थी, वो बात कहाँ गई? किसी ने तहकीक की, किसी ने इन्वेस्टिगेशन की? डॉक्टर यास्मीन राशिद जो जैसे नासिर साहब भी कह रहे थे, देखिए उन पे तो ये कह सकते हैं कि वो तहरीक इंसाफ रॉयलिस्ट भी हैं, भी क्या है, एक रिस्पेक्ट है अक्रॉस द आइल्स। वैसे मैं ये भी कह दूं कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनका जो कोरोना वायरस के हवाले से उनका जो काम है, उन्होंने अपना पूरी जो जिम्मेदारियां निभाई ट्रांसपेरेंटली, ऑनेस्टली, और वो सच भी बात करती हैं बिल्कुल उसे शी स्टैंड्स बाय इट, वो कायम रहती हैं उस पर। तो यानी कि इसमें यही साबित हुआ कि ये एक इंटरनल मसला है, ये नहीं साबित हुआ कि इनकी अपनी कहाँ कमी थी। अगर करनी है हो चुकी होती, व्हाई नॉट, लेकिन इसका ये मतलब है कि तमाम जो डॉक्टर्स और तमाम बोर्ड और तमाम लैब सब गलत थे और जो 2-3 लोग शकूक और शुबात उठा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं वो सही हैं। वही ज़ग़म साहब, ये जो फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने आज कहा कि इतने बंदे इन्वॉल्व थे, इतने बोर्ड तश्कील दिया गया, सैम्पलिंग में भी मसले मसाइल हुए, तो फिर कर क्यों नहीं लेती गवर्नमेंट इंक्वायरी? फिर मियाँ साहब के जाने पर भी तो शिकवा है गवर्नमेंट को, संजीदगी है फिर यहाँ पे? देखिए, नासिर बेग चुगताई साहब ने जो है वो बात मुका दी है। बात ये कि देखिए, इतना संजीदा इल्ज़ाम पंजाब हुकूमत पर लगा है, पंजाब के सेहत डिपार्टमेंट पर और अल्टीमेटली पंजाब के वज़ीर सेहत पर, और लगाने वाले हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान। आप देखिए, बड़ी सादा सी बात है, सबसे पहला टेस्ट नवाज़ शरीफ साहब का खुद नैब ने करवाया था और 21 अक्टूबर की रात को उनको वो ख़ुद लेकर गए थे हस्पताल में, पंजाब हुकूमत के हवाले किया था। उस वक्त उनके वो जो काउंट था वो 12,000 था। उसके बाद फिर पंजाब हुकूमत ने उनके टेस्ट करवाए और पंजाब हुकूमत ने जाके कहीं गली में तो टेस्ट नहीं कराए ना, पंजाब हुकूमत के अपने हस्पतालों में अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं। पंजाब हुकूमत जब टेस्ट कराती है
तो वो जाके वो 250 रुपए में बाहर गली में नहीं कराती, वो खुद करती है। और इतना जब हाई लेवल के हो रहे थे तो वो वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर सेहत जो हैं वो खुद उसको ओवरसी कर रही थी, खुद देख रही थी, और आखिर तक वो खुद देखती रहीं। फिर एक बोर्ड बनाया गया, उस बोर्ड में बड़े बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर शामिल थे, जिसमें ताहिर शमसी साहब भी शामिल थे और ख़ुद शौकत खानम के डॉक्टर फैसल भी शामिल थे। अब इतनी बड़ी अगर धांधली, इतना बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान में हुआ है कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को मुल्क से निकालने के लिए ये दर्जन 2 दर्जन लोगों ने मिलकर इतना कुछ किया है, तो आप मुझे बताइए उसी वज़ीर सेहत की मौजूदगी में और उन लोगों की मौजूदगी में क्या ये मुमकिन है कि ठीक तरीके से उसकी इंक्वायरी हो जाए? ये तो हो नहीं सकती। कम अज़ कम तो उनको बाहर निकालना चाहिए, लेकिन बेहतर ये है कि उनको गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए, क्योंकि एक वज़ीर सेहत अगर बाहर जाएगा तो बाहर बैठकर भी वो अपने जो उसके सबऑर्डिनेट्स थे उन पे असर डालेगा। तभी हमें पता चलेगा कि वाकई हुकूमत संजीदा है इस मामले को हल की तरफ ले जाने की तरफ, वरना हम समझेंगे कि वही इनका जो नैरेटिव है हर बात को लाके उसी अपने नैरेटिव की बाल्टी में डालते हैं, अब भी डाल रहे हैं। जुनैद, अगर ये मान भी लिया जाए कि रिपोर्ट्स में टेम्परिंग हुई, तो फिर दूसरा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कैसे हो गया? मतलब मौजूदा गवर्नमेंट की नाक के नीचे इतना कुछ होता रहा, किसी को पता तक ना चला, फिर संजीदगी का मायार कहाँ पर आकर ठहरता है? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है मियाँ नवाज शरीफ की एक पिक्चर आई थी उन दिनों में जब वो यहाँ थे। उनकी 2-3 दफ़ा तबीयत ख़राब हुई थी और उन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे नैब वाले, जिसमें वो बहुत वीक लग रहे थे। और एटलीस्ट आई कैन टॉक फॉर माई सेल्फ कि वो तस्वीर देख के मैं भी बहुत शॉक्ड हुई थी, परेशान हुई थी कि ये जेन्युइनली ठीक नहीं लग रहे मियाँ साहब। और उसके बाद हर एक का एक कंसेंसस के तौर पे एक कंसर्न डेवलप हुआ था अबाउट हिज हेल्थ, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस। और हमने समझा था कि अगर वो वाकई एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उनकी वाइफ की भी डेथ हुई थी उन्हीं दिनों में, फिर एक 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर को जेल में रहना पड़ गया। डिप्रेशन इज़ अ रियल थिंग, मेंटल हेल्थ इज़ अ रियल थिंग। तो अगर किसी भी वजह से वो इतने बीमार हो गए हैं तो लेट हिम गो, उनको जाने दें, इलाज कराने दें, वो जाएंगे, करा के आ जाएंगे। ये एक नॉर्मल सेंस प्रिवेल कर रही थी उस टाइम पे। हाँ, उसके बाद ये वंडर कैसे हो गया कि वहाँ जाके वो बिल्कुल ठीक नज़र आए, उस तरह की फ्रेल्टी, उनकी फ्रेजाइल जो उस पिक्चर में वो लग रहे थे वो नहीं रहे। ठीक है, हो सकता है वो उस फ़ज़ा से निकले तो वहाँ जाके वो नॉर्मल भी हो गए। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, बट पॉलिटिक्स में अपने लोगों को कुर्बान कर देना टॉप लीडरशिप के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। हमने डॉन लीक्स में देखा लोगों की कुर्बानी दी गई, उससे पहले हमने वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के दौर में कुर्बानी होते देखी। टॉप मैन को कुछ नहीं होता, नीचे जितने लोगों की ज़रूरत पड़े उनकी कुर्बानी दे दी जाती है। जहाँ तक ताहिर शमसी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और फैसल सुल्तान का ताल्लुक है, इफ़ एनीथिंग दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल। मुझे ये लगता है अगर ये टेम्परिंग हुई है तो इनको बोगी मैन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, वरना इस तरह मुमकिन नहीं है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो सामने बैठ के रिपोर्ट्स पढ़ के 1 सेकंड में आपको बता सकती हैं कि आपका हेल्थ स्टेटस क्या है, एंड सो इज़ ट्रू फॉर ताहिर शमसी एंड सो इज़ ट्रू फॉर फैसल सुल्तान। तो कुछ ना कुछ अगर हुआ है तो आई थिंक इसकी इंक्वायरी करा लें तो बेहतर है इनके लिए, वरना 5 साल इसी गुफ्तगू में गुजर जाएंगे। बट याद रखें, ये वही मुल्क है जिसमें चीफ जस्टिस के सामने लिकर की बॉटल आती है और वो शहद में तब्दील हो जाती है। तो फिर जो 2.5 साल में नहीं हो सका वो आगे 2.5 माह में हो जाएगा? मतलब कोई ना कोई इंक्वायरी संजीदगी से हो जाएगी, आपको लगता है? बस ये मुख्तसर सा कमेंट। आई डोंट थिंक सो। ठीक है जनरल साहब। देखिए, जहाँ तक ये शक है कि कोई मसला हुआ है बीच में, वो मैं समझता हूँ तकरीबन किसी को, बहुत ज्यादा लोगों को पे शक है। इंक्वायरी हो जाएगी, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल खाम ख्याली है हमारी, इसलिए कि इंक्वायरी किस बात पे करेंगे? लोगों से पूछना ही है, बातचीत ही कर सकते हैं ना। जो सैंपल्स हैं जिनकी बेस पे ये डिटरमिन करना था क्या ये टेम्पर हुए कि नहीं हुए, वो तो किसी के पास नहीं पड़े होंगे इस वक्त। तो जो बेसिक मटीरियल है इंक्वायरी का वो तो है नहीं आपके पास, इंक्वायरी किस चीज की करेंगे आप? तो गैर संजीदगी है नंबर 1। नंबर 2, देखिए इसमें जहां तक ये हम कह रहे हैं ना कि भाई इस किस्म की साजिशें नहीं हो सकती, साजिशें होती हैं और होती रही हैं, और बड़े लोअर लेवल पे लोग अपने जो टेस्ट है वो मैनिपुलेट करा लेते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने जरूरत के मुताबिक। तो ये तो होता है यहाँ पर, बाहर भी होता है। तो इसलिए गड़बड़ हुई है। मुझे इस बात का इसलिए है कि जब
जिस दिन मियाँ साहब को यहाँ से जा रहे थे, उस दिन जिस तरीके से वो चल के जहाज पे गए, कतरी जहाज जब आया था उसके ऊपर, उस वक्त से ही लोगों को बात हो रही थी कि अगर इतने ये बीमार थे, इनके प्लेटलेट्स एक स्टेज पे कहीं 2000 पे आ गए हैं, और उसके बाद जो ये बरतानिया गए हैं, वहां पर कहीं उन्होंने कहीं हॉस्पिटल में नहीं गए, कहीं टेस्ट नहीं कराए, और एक जगह ये भी था, एक टीवी चैनल पे बात हुई थी कि उनके जो प्लेटलेट्स चेक किए गए हैं इमीडिएटली आफ्टर ही रीच्ड लंदन, 2-2.5 लाख के करीब थे। वो रिपोर्ट्स आई हैं, वो किसी को मालूम नहीं कैसे है, कहाँ पे आई हैं, किसी ने उसको शेयर नहीं किया। देखिए, पाकिस्तान में इस किस्म की चीजें हो जाना गैर मामूली चीज नहीं है, लेकिन इसको आपने अनर्थ करना वो भाई गैर मामूली चीज होगा अगर पाकिस्तान ये कर देगा ये कहीं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, इसका जो बेसिक मटेरियल है वो तो आपके पास होगा नहीं। बातें हैं, अब जिसे मर्जी सुन ले, जिन लोगों ने मिलकर अगर काम किया, अगर ये हुआ है तो उन लोगों ने ऑलरेडी अपनी स्टोरी ठीक कर ली होगी। अगर ये हुकूमत संजीदा होती तो इमीडिएटली उसके ऊपर इंक्वायरी हो जाती इसके ऊपर, लेकिन इतना लंबा अर्सा देने के बाद ये नया शेयर छोड़ दिया जाता है, वो एक सियासी फुटबॉल बन जाता है, उस पर 4 दिन बात होगी, उसके बाद जोर तक चल पड़ेंगे हम लोग। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये मामला अगर हो भी गए हैं तो अब तक कोई नामो निशान बाकी ना बचा होगा जिसके बाद हम ये कह सके कि हाँ मियां साहब की जो रिपोर्ट्स हैं उनमें टेम्परिंग की गई। लेकिन पाकिस्तान में आपने कहा कि अगर हम मासी का हवाला लेकर देखें और बात, तो ऐसा बहुत कुछ होता रहा है। जब आम लोग रिपोर्ट टेम्परिंग कर सकते हैं तो फिर वो तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब का। लेकिन अगर इंक्वायरी करने में हुकूमत इतना ही संजीदा है तो उस बारे में उसे फिल फॉर कोई ना कोई फैसला करना होगा। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत मुज़ाकराती टीम और IPPs में मुआहदे पर इत्तफाक हुआ है और मुआहदे के तहत शमसी तवानाई और गन्ने के फोक वाली IPPs अपना टैरिफ कम करेंगे। वफाकी काबीना की तरफ से इस मंजूरी के बाद मुआहदे पर दस्तखत होंगे, लेकिन दूसरी ही तरफ माहिरीन ने IPPs को मौसूला इजाफी अदायगियों को नज़रअंदाज करने की शिकायत भी की हैं। लेकिन चूंकि ये मुआहदा अब होने जा रहा है और इस सिलसिले में अब वफाकी काबीना की जानिब से बस मंजूरी मंजर आम पर आनी है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बोझ खत्म किया जाएगा, आवाम को सस्ती बिजली इस मुआहदे के होने के बाद मिलेगी? जुनैरा, आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले फरमाइएगा, इस मुआहदे के बाद क्या चांसेस हैं कि आवाम को सस्ती बिजली मिलेगी? फ़र्क तो पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि IPPs के 2 प्रॉब्लम्स बहुत मेजर थे। एक तो ये कि ये टेक एंड पे पे चल रहे थे, यानी आप इनको कैपेसिटी चार्जेस भी देते थे और फिर जो एनर्जी इनसे ख़रीदते थे उसकी भी पेमेंट करते थे। उसके अलावा जो आपने ट्रांजैक्शन की इंडेक्सेशन की हुई थी वो डॉलर्स में की हुई थी। सो बेसिकली पाकिस्तान प्रूव टू बी हेवन फॉर देम। दे वर मेकिंग मनी, गवर्नमेंट से खूब कमा रहे थे, जितने मर्जी प्रोड्यूस करते थे, पैसे तो आए जाने होते थे उन्हें। तो इन 2 चीज़ों को अब चेंज किया है। एक तो इंडेक्सेशन जो है वो अब पाक रुपी में हुई है, जिससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, जो पहले डॉलर में होती थी। और अब टेक और पे होगा, यानी कि जितनी बिजली आप बनाएंगे बस आपको उसके पैसे मिलेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम कैपेसिटी चार्जेस भी दें और अदरवाइज़ भी आपसे बिजली ख़रीदते रहें। तो इससे फ़र्क तो पड़ेगा, टैरिफ में कमी आएगी। मेरा ख्याल है जो जितना नुकसान हमने ओवर द 20 ईयर्स पीरियड उठाया है इतनी महंगी बिजली बनाने वाले इदारों से, नाउ दे आर कमिंग टू बेटर टर्म्स। और जैसे जैसे आप हाइडल की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, क्योंकि हमारे अपने भी 2 डैम्स बन रहे हैं, तो मेरे ख्याल है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सही। अंबर, माहिरीन की राय है कि जो नया टैरिफ है इसकी मद में हुकूमत को 800 अरब रुपए की जो है वो बचत होगी। मतलब ये बचत फिर आप समझती हैं कि बिजली की सस्ती होने की सूरत में आवाम को नजर भी आएगी? जी, जाहिर है जैसे जुनैरा ने भी अच्छी तरह बताया है, और मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में, मैं ये वाज़ेह तौर पे बता दूं कि इससे इसके जो समरात हैं ये लॉन्ग टर्म नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जब नए डैम्स की जो तकमील है वो अभी वाज़ेह नहीं है। तो ये हाइडल पे कब हम ज़्यादा शिफ्ट होंगे वो भी अभी मालूम नहीं है। साथ साथ बिजली महंगी भी होती जा रही है। अब ये इसमें सबसे अहम जो मैं बात कहूँगी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो MOUs जो नए ताज़े साइन हुए हैं उसकी जो तफसीलात हैं वो वाज़े तौर पर आया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी जफर भुट्टा ने एक बहुत अच्छा पीस लिखा है, उसमें ये बताया जा रहा है, और मैं ये कह दूं कि ये मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। उसमें बताया जा रहा है कि इसमें कुछ फायदा भी IPPs को जा रहा है इन MOUs की तरफ, जिससे ये अंदाजा हो रहा है कि शायद जाहिर है द गवर्नमेंट नीड्स अ क्विक विन एज वेल, क्योंकि एक तरफ से IMF का जो वो रिज्यूम होने जा रहा है, सर्कुलर डेट में इजाफा भी हो रहा है, बिजली महंगी भी हो रही है। तो अगर हुकूमत ट्रांसपेरेंट हो कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मेरे ख्याल में वो बेहतरी होगी। इस पे ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट।
NBC, ये जो नया मुआहदा हुआ, आप समझते हैं कि इसके बाद सस्ती बिजली आवाम को मिलेगी? जी, इसमें दोनों का ही फ़ायदा है। IPPs का फ़ायदा भी है, हुकूमत का फ़ायदा भी है। आवाम तक ये ट्रिकल डाउन होगा नहीं होगा मुझे इसका पता नहीं है, $800 अरब जो आप बता रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कि IPPs ने भी एक पिटिशन भेजी हुई है NAPRA को, और वो ये है कि हम पे इल्ज़ाम है 6 कंपनियों पर कि हम 53 अरब का नाजायज़ फ़ायदा उठा गए। तो इसकी तहक़ीक़ात के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज तानियत किया जाए और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया जाए। एक मसला ये भी आ गया है बीच में। दूसरा मसला ये भी है कि क्या ये आने वाला लॉन्ग टर्म हमारा डैम जो बन रहे हैं ये अपने वक्त पर बन पाएंगे हाइडल पावर के लिए? हाइडल पावर सस्ती होती है, ये सबको पता है, हम जैसे लोगों को पता है जो कुछ नहीं जानते। लेकिन क्या ये बन पाएंगे? साकिब निसार साहब ने जो टाइम दिया था, अब वो आजकल पता नहीं कहाँ है। उन्होंने कहा मैं चौकीदारी करूँगा डैम की, तो वहाँ चौकीदार भी दूसरे हैं शायद। तो वो मसला अब सामने आ रहा है कि उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, कहाँ से किस तरह होगा। वो खैर चाइना वाइना से बात तो हो रही है, मसाइल हल हो रहे हैं। लेकिन अगर बिजली सस्ती होती है तो उसका फ़ायदा आवाम को होना चाहिए। फौरी तौर पर इसलिए नहीं होगा कि आप IMF के प्रोग्राम में फिर वापस जा रहे हैं, और IMF 20% डिक्रीज़ का मुतालबा कर चुका है। वो मुतालबा मानकर ही वापस जाएंगे आप, वरना IMF तो तैयार नहीं है आपको अगले किस्त देने की। तो ये है। फिर एक अच्छी बात ये है कि परसों जो बिजली गई थी उस पर कुछ बता रहे हैं कि इंसानी ख़ता थी, इंसानी ख़ता थी, और इंसानी ख़ता के बाद आज ताबिश गौहर साहब का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है इस पूरे बिजली के खेल में, ये बिजली लगी होगी कुछ लोगों को कि ताबिश गौहर का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया है और प्राइम मिनिस्टर ने कहा वापस आओ और काम करो। इसका मतलब है वाकई इंसानी गलती थी। जनरल साहब, आपकी तरफ आऊँगी। 4000 अरब रुपए हुकूमत सालाना टैक्स की मद में जमा करती, 2300 अरब रुपए हमारा गर्दिशी कर्जा, पीछे बच गए 1700 कुछ रुपए, 1700 अरब रुपए। फिर उसके बाद अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि इसमें 800 अरब रुपए आप और डाल लें तो मुल्क को चलाने में वो मददगार और मौवन साबित होंगे। मतलब ये कि फिर हम होप रखें कि सस्ती बिजली भी हमें मिलेगी आइंदा आने वाले दिनों में। देखिए, मैं तो बहुत अरसे से ये चिल्ला रहा हूँ कि IPPs वर द बिगेस्ट हाइस्ट जो थी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे लास्ट सेंचुरी की थी, ग्रेटर पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी, और उसकी वजह से पाकिस्तान ने जो बेइंतहा नुकसान उठाया है। आपकी जो पावर टैरिफ इतनी चली गई ऊपर, इससे आपकी इंडस्ट्री बैठ गई है, इससे ये बड़ा मसला बना आपके लिए। बहरहाल जब मुशर्रफ ने भी कोशिश की थी, कामयाब नहीं हो सके थे। इस हुकूमत को हमें जो मुबारकबाद देनी चाहिए कि कम अज़ कम ये बहुत बड़ा मेजर स्टेप है जो उठाया है ये, और IPPs मान गई हैं। डेफिनेटली वो भी अपने लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता अपने को कोशिश करेंगी कि मिल जाए। जो नारा जो कहा उसमें एक और भी IPPs ने याशी की, इसमें जो तेल इनको भी मिलता था वो तेल भी मार्केट में बिकता रहा है इनका, और सस्ते दामों लेके महंगे दाम बेचते रहे। बहरहाल अब चूंकि ये फैसला हो चुका हुआ है, उम्मीद ये करनी चाहिए कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम को होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम एक आध साल ये नहीं करेंगे, क्योंकि हुकूमत इस वक्त ऑलरेडी गर्दिशी कर्जा बहुत ज्यादा है, पैसे हमने वापस करने हैं, कर्जा हमने वापस करना है दुनिया का। हर साल हमारा 50% ज्यादा जो हमारी आमदनी वो तो हम कर्जों की किस्तों में दे देते हैं सारा, मेन हम पे करने के काबिल नहीं है। मेरे नहीं ख्याल कि हुकूमत इसमें कम करेगी, क्योंकि इस स्टेज पर आके अवाम ने इसको तकरीबन अब्जॉर्ब कर लिया हुआ है, इसलिए हुकूमत इसमें कम नहीं करेगी। लेकिन इंडस्ट्री को इसमें फायदा होना चाहिए, ताकि कम से कम हमारी इंडस्ट्री बढ़े, एक्सपोर्ट्स बढ़े, और उसका फायदा फिर आवाम को हो सकता है, और मैं हो सकता है लॉन्ग टर्म में आवाम को फायदा दे। दूसरे जहाँ तक डैम्स का ताल्लुक है, देखिए बड़े अरसे बाद पाकिस्तान ने अंडरटेकिंग ली है ये, और हम साकिब निसार साहब को खाम खा उसको लताड़ते रहते हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम किया इस पाकिस्तान के लिए। उन्होंने खड़े होकर जब डैम की बात शुरू की और चंदा जमा करने की बात भी सबको पता था कि चंदे से डैम नहीं बन सकते, लेकिन वो उस पाकिस्तान के अवाम को इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे थे। मंफी या मुस्बत दोनों पहलुओं से अवाम इसमें इन्वॉल्व हुई, हुकूमतों ने भी काम किया, डैम्स की तरफ काम चल पड़ा है। चेयरमैन वापडा बड़ी तनदही से ही काम कर रहे हैं, रेगुलरली हम देखते रहते हैं काम। मोहम्मद डैम पे बड़ी तेजी से काम हो रहा है, दयाल पाशा डैम पे बड़ी तेजी से काम हो रहा है। तो ये जो है मुझे उम्मीद ये है कि ये थोड़ा बहुत डिले के साथ होपफुली ये डैम्स आ जाएंगे। उसके बाद जो
रिवर झेलम पे जो रन द रिवर पे जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उसके में भी अगर गौर करें कि वो भी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं। चलिए वो क्लैरिटी भी आपने यहाँ पे दे दी कि किस तरह से वो डैम का मामला जो था वो आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन पॉइंट जो मेरे सवाल का था वो ये कि सस्ती बिजली आवाम को दस्तयाब होगी नहीं। जुनैरा, मुख्तसर सा कॉमेंट फिर मैं ताकि जगम साहब की तरफ जा सकूँ, आपने भी हाथ खड़ा किया। जी, आई जस्ट वांटेड टू टेल कि 20-30 इयर्स से जिन फिजिबिलिटीज़ रिपोर्ट्स के ऊपर हमारी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई थी, उसको बंद करके, रेड टेप करके, उसको साकिब निसार साहब ने सिंगल हैंडेडली ख़त्म किया और ये रास्ता, लीगल रास्ता दिया वापडा को कि आप डैम्स बनाएं। इट्स अ बिग कंट्रीब्यूशन। मेरा ख्याल है उनको इस तरह में लाइन नहीं करना चाहिए। जैगम साहब, सस्ती बिजली मिलेगी इन IPPs के इस मुआहदे के बाद? देखिए, आपने दिल तो कम से कम खुश कर दिया ना। सस्ती बिजली कितनी मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस हड़प्पा सोलर लिमिटेड के साथ मुआहदा हुआ है वो 18 मेगावाट प्रोड्यूस करता है, जबकि IPPs प्रोड्यूस करते हैं 22,000 मेगावाट। मैं दोबारा दोहराता हूँ, 22,000 मेगावाट में से 18 मेगावाट प्रोड्यूस करता है हड़प्पा सोलर लिमिटेड, जिसके साथ मुआहदा हुआ है। आपने देने हैं इन IPPs के, जो झगड़ा चल रहा है, 900 अरब रुपए। उसमें से हड़प्पा वालों के कितने देने हैं? 16 करोड़ रुपए जो सेटल करेंगे आप, और ये आपको फ़ायदा मिलेगा। शायद एक इमारत में ईंट जो है वो ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन हड़प्पा सोलर जो है वो IPPs में उस ईंट से भी छोटा है। देखिए, मैं कंटेक्स्ट मज़ीद दे देता हूँ आपको। पिछले साल कुछ बहुत अच्छा काम हुआ कि गवर्नमेंट ने IPPs का ऑडिट किया। बड़ी खतरनाक एक रिपोर्ट आई और बड़ा ज़बरदस्त काम था। उस रिपोर्ट पर एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने इनको धमकी दी, धमकी के बाद गुफ्तगू हुई, अगस्त में MOU साइन हुए और IPPs मान गए कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपने मुआहदों पर नज़रसानी करेंगे। लेकिन नज़रसानी में शर्त ये थी कि हमारा जो बकाया जात है, हमारा जो उधार है वो वापस दें। मैंने अर्ज़ किया ये उधार है 900 अरब रुपए। इस वक्त तक सूरत हाल ये है, IPPs ये कहते हैं कि 50% तो हमें इधर पकड़ा दें, फिर हमसे नए मुआहदे ले लें। 50% बनता है 450 अरब रुपए। हुकूमत कहती है 3 किस्तें बना लें, आधे बॉन्ड ले लें, आधे इस तरह ले लें। वो कहते नहीं भाई, 450 अरब पहले पकड़ाएं। अब हुकूमत ने आपको खुश करने के लिए 19 करोड़ रुपए हड़प्पा सोलर को पकड़ा के 18 मेगावाट तो सस्ती कर ली। दिल तो हमारा खुश हो गया ना, हमारा दिन तो बन गया। हम वो जो ब्लैकआउट हुआ था, पूरे मुल्क में बिजली गई थी, चलें उसको तो भूल गए ना। इतनी ज़्यादा टेक्निकल बातों की किसको समझ आती है। देखिए, IPP से मामला हल होने के बाद भी मामला हल नहीं होगा। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप 37,000 मेगावाट की आपकी कैपेसिटी है और 22 जो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो आप बिजली पैदा कर सकते हैं 37,000 मेगावाट। आपका सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है वो सिर्फ 22,000 मेगावाट है। ठीक है जी, और 25,000 मेगावाट की आपकी डिमांड है। और एक तो ये मसला, फिर आपका पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनीज है, जिनको डिस्कोस कहते हैं, इंतहाई इनएफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा लॉसेस करते हैं हर साल, बेशुमार इनकी इनएफिशिएंसीज हैं। आप जब तक पूरे सिस्टम को रिफॉर्म नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो मैं समझ पाई हूं कि हमारी जो डिमांड है वो 25,000 मेगावाट है जी, जो सप्लाई होगी इस मुआहदे के बावजूद वो सिर्फ 22,000 मेगावाट। मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूं, मैं आपको पॉइंट दोबारा समझा देता हूं। देखें, हमारी जो डिमांड है वो 25,000 मेगावाट, क्लियर जी, लेकिन जो हमारी तारें सप्लाई कर सकती हैं वो 22,000 मेगावाट है। ठीक है, प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है 37,000 मेगावाट। ठीक है, 37,000 मेगावाट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो 25,000 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ 22,000 मेगावाट कर सकते हैं। आपके डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जो है वो बहुत ह्यूज, 200 अरब रुपए सालाना आपकी चोरी हो जाती है बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में। आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ना प्राइवेटाइज किया, ना रिफॉर्म किया। IPPs आर ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम।
ठीक है, और मतलब ये कि सोल्यूशन डिमांड भी एंड है। सप्लाई का मसला इस मुआहदे के बाद भी रहेगा, जिसके बाद हम कह नहीं सकते कि सस्ती बिजली मिलेगी, क्योंकि प्रोडक्शन में तो बन रही है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही। लेकिन ये जो अभी आप इस खबर की बात करी, इससे एक आने का फर्क भी नहीं पड़ने वाला। मैं बड़ा मुआहदा जो हुआ है, ठीक है, जब उस पे इंप्लीमेंटेशन होगी, जो IPPs के साथ अगस्त में जो चीज MOU तय पाया था, जब वो इंप्लीमेंट होगा तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा। ये जो जिस खबर की आप बात कर रही हैं, जिस मुआहदे की आप बात कर रही हैं, इससे ₹1 में 1 पैसे का फर्क भी नहीं पड़ेगा। इतना थोड़ा सा मैं आपका पॉइंट लेके यहाँ पे क्लोजिंग की तरफ जा रही हूँ कि प्रोडक्शन 37,000 मेगावाट, हमारी डिमांड जो है वो 25,000 है, लेकिन जो सप्लाई होगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे पास मौजूद है वो 22,000 मेगावाट है। तो यहाँ पर मुख्तसर ये कि ये मुआहदा होने के बावजूद हम ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि आने वाले दिनों में हमें बिजली जो है वो सस्ती मिलेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।